नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं चली थी, तो आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर को 2 और 3 अप्रैल के करंट अफेयर को एक साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सब लोग। और जैसा कि कल संडे था, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग, ठीक है, जो रेगुलर इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं और जो अपनी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, कल प्रॉपर अपने पूरे दिन का प्रॉपर यूटिलाइज किए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्जाम है और रिवीजन करने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए मुझे आप लोग बताइए कि कौन लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और प्रॉपर उनका रिवीजन कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। जो लोग दे रहे हैं वो एस बोले, जो नहीं दे रहे हैं ठीक है उन्हें तो फिर कोई बात ही नहीं रिप्लाई करने का। चलिए अब सेशन पे आते हैं और सेशन को आप सब लोग शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास पर आते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि जो कि डेज से रिलेटेड है, और पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस दिन अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस मनाया गया। तो जो वेस्ट होता है, ठीक है, जीरो वेस्ट डे सेलिब्रेट किया गया है, किस दिन किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जिन्हें आंसर पता कर रहे वो प्रॉपर आंसर दिया करें कमेंट बॉक्स में, और जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से देखें। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है। 30 मार्च को अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस मनाया गया। तो देखिए पिछले दिसंबर की बात है, यानी कि दिसंबर 2022 की बात है, 14 दिसंबर 2022। उस दिन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने ये बताया कि जो शून्य कचरा कार्यक्रम है उसके महत्व को उजागर करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये घोषणा किया कि अगले साल यानी कि 2023 से 30 मार्च को हर साल जो है क्या मनाया जाएगा, शून्य कचरे के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। किसे दोस्तों? 30 मार्च को। तो इस साल यानी कि ये पहला अंतरराष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस था। इसमें देखा जाए जो अवशिष्ट होता है दोस्तों, उसका मानव पे जो है, मानव स्वास्थ्य पर और अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ पर्यावरण पर जो है एक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर देखिए अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आप कार्य नहीं कर पाएंगे, आपकी कार्य करने की क्षमता कम होगी, कार्य करने की क्षमता कम होगी, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और पर्यावरण अगर शुद्ध नहीं रहा, पर्यावरण अच्छा नहीं रहा, तो उससे भी आपका स्वास्थ्य पे भी क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर अवशिष्ट के जो बिगड़ते दुष्प्रभाव है उनको वैश्विक स्तर पर उजागर करना है कि किस तरीके से ये जो अवशिष्ट होता है उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे पर्यावरण पे पड़ता है। और इतना ही नहीं, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए इस साल यानी कि 2023 को 30 मार्च को पहला क्या मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इसे किसके द्वारा मनाया गया, इस दिवस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जैसा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया, तो ये ध्यान रखिएगा उसी की एक जो है संस्था है जिसका नाम है कौन सा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूएनडीपी के द्वारा, ये गलत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है जीरो वेस्ट, यूएनडीपी, इसको हम कह सकते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएन हैबिटेट ने जो है इस दिवस की स्थापना किया। और किस उद्देश्य के लिए दोस्तों? ये जो अवशिष्ट का दुष्प्रभाव मानव जीवन पे, स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे पड़ता है उसी को उजागर करने के लिए। यहाँ पे हम बात करें यूनाइटेड नेशन संघ के द्वारा जो है एक डेटा जारी किया गया था और उसके अनुसार देखा जाए मानवता सालाना देखिए 2 बिलियन टन से अधिक क्या करती है, अधिक नगर पालिका ठोस अवशिष्ट उत्पन्न करती है। इतना ज्यादा ठोस अवशिष्ट जो सॉलिड वेस्ट निकलता है वो उत्पन्न होता है, और जिसमें से 45% जो सॉलिड अवशिष्ट होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसका प्रबंधन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता। तो एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्या करता है, ये जिसका प्रबंधन नहीं हो पाता है वो क्या हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे पर्यावरण पे, हमारे वातावरण पे अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अन्य दिवस भी मनाया गया।
इसी मार्च के आखिरी दिनों में, जिसमें से पहला है अंतरराष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस। ठीक है, कब मनाया गया दोस्तों? 31 मार्च को मनाया गया। इसी के साथ साथ 30 मार्च को राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया। ठीक है, राजस्थान ने। हम लोगों ने देखा 22 मार्च को बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। चलिए आप मुझे बताइए, बिहार का जो स्थापना दिवस था उसकी थीम क्या थी? कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करें। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी पर्यावरण से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से है। और आप मुझे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान में भारत किस स्थान पर है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग जो है हो रही है, ठीक है, उसके वजह से देखा जाए उसमें जो योगदान देने में जिस देशों का इसमें क्रम जारी किया गया है और भारत का स्थान पूछ रहा है, और भारत देखिए ध्यान रखिएगा 5वें स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए एक पत्रिका है जिसका नाम है साइंटिफिक डेटा। ठीक है, साइंटिफिक डेटा में एक शोध प्रकाशित हुआ है और उसमें यह बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो शीर्ष 10 देश हैं उनमें भारत का स्थान की बात किया जाए दोस्तों तो 5वें स्थान पे है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसमें योगदान में देखा जाए भारत का 5वां स्थान आता है। तो पहले स्थान पे कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। और पूरे जो है तापन में देखा जाए, तापमान में जो वृद्धि के जो कारण है उसमें जितना भी जो उत्सर्जन हो रहा है जिन गैसों का, उनमें सर्वाधिक जो है योगदान अमेरिका का है। कितने प्रतिशत दोस्तों? तो यहाँ पे 17.3% वृद्धि के कारण जो है अपने कुल उत्सर्जन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पे है। कितने डिग्री? तो 0.28 डिग्री सेल्सियस। दूसरे स्थान की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे चीन है और तीसरे स्थान पे दोस्तों रूस है। ठीक है, अगर भारत की स्थिति देखा जाए जो इस समय जो है 5वें स्थान पे आ गया है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान के रूप में, ये 2005 में दोस्तों 10वें स्थान पे था और 2005 से लेकर के 2021 में ये 5वें स्थान पे पहुंच गया। तो जिस तरीके से विकास के भी कार्य हो रहे हैं, विकास का देखिए, विकास होने के साथ साथ हमें विनाश भी देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग में, देखिए 1850 जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो औद्योगिक क्रांति से लेकर के अभी तक यानी कि 2021 तक जो भारत का जो उत्तरदायी रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, जो उत्तरदायित्व तो रहा है वो कितने परसेंट रहा है? तो 0.80 डिग्री सेल्सियस जो है वार्मिंग के लिए भारत उत्तरदायी रहा है इतने वर्षों में। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो कौन सी है? किन गैस के उत्सर्जन के कारण? जो महत्वपूर्ण गैस है उनका नाम लिखिए। ठीक है, किसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्लोबल वार्मिंग में जो है योगदान करने वाली गैसों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए ये भी देखिए रैंक से ही रिलेटेड है और ये जारी किया गया है दोस्तों, हाल ही में जारी किया गया है पासपोर्ट सूचकांक 2023 और उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये भी रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं 144, 140, 135, 130। तो दोस्तों ये जो पासपोर्ट सूचकांक 2023 जारी किया गया है इसमें भारत का जो स्थान है वो 144 है। आइए देखते हैं ये पासपोर्ट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है। तो एक संस्था है जिसका नाम है आर्डेंट कैपिटल। आर्डेंट कैपिटल ने देखिए पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया है और इस 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो कितने मोबिलिटी स्कोर के साथ 144 पे आ गई दोस्तों? तो 70। तो भारत जो है किस रैंक पे है? 144 पे है और यहाँ पे जो रैंकिंग है वो 70 स्कोर के साथ भारत जो है इस रैंक पे रहा है। सर्वाधिक जो है यहाँ पे देखा जाए पहले रैंक पे कौन है दोस्तों? आर्डेंट कैपिटल में जो पासपोर्ट इंडेक्स है तो इसमें 199 देश जो है उनमें से 138 में मोबिलिटी स्कोर 71 था। अगर हम 2022 की बात करें दोस्तों तो इसमें इतने देशों में 2022 में भारत का स्थान इतना था, जो 2022 में मोबिलिटी के बढ़ते तरंग के प्रभाव से कितना बढ़ गया दोस्तों? 73 बढ़ गया। यहाँ पे रैंकिंग में जो टॉप पे कंट्री देखा जाए तो ये संयुक्त अरब अमीरात है और 18 के गतिशीलता स्कोर के साथ सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 18 दे रखा है, यहाँ पे 181 स्कोर होगा। ठीक है, 181 इस के गतिशीलता स्कोर के साथ सबसे ऊपर कौन रहा है? संयुक्त अरब अमीरात रहा है। इसके बाद देखा जाए कौन सा कंट्री रहा है दोस्तों? ये स्वीडन रहा है, फिर जर्मनी रहा है, फिर फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड। आप देख रहे हैं यूरोप का बहुत ज्यादा इस इंडेक्स में हमें वर्चस्व देखने को मिल रहा है। देखिए एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें अगर भारत की रैंकिंग देखें 2023 में तो 199 देशों में कितने पे था दोस्तों? 85वें स्थान पे भारत था। अब आप मुझे बताइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश जो है वो टॉप पर है? आप मुझे बताएंगे। और देखिए इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, पेट में भी ये क्वेश्चन आया था। और आप मुझे बताइए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें भारत की 85वें स्थान पे, भारत पहले स्थान पे कौन सा देश है? आप मुझे बताइए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किस देश को सैन्य सहायता के लिए
ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स शुरू किया गया है? तो किस देश को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स शुरू किया गया था? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये करेक्ट आंसर है, देखिए यूक्रेन। तो जैसा कि आपको पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, वॉर हो रहा है, और पश्चिमी जो देश है, वेस्टर्न देश, वो यूक्रेन को लगातार क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। और इसी चीज के लिए एक ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स चलाया गया है कुछ देशों के द्वारा। आइए इसके बारे में बात करते हैं, क्यों ये चर्चा में है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है 25 फरवरी को जो है युद्ध शुरू हो गया था फ्रांस, माफ करिएगा, रूस और यूक्रेन के बीच। और उसके बाद से देखा जाए यहाँ पे यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए कुछ वेस्टर्न देशों ने मिलकर के 27 जून 2022 को एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इस ऑपरेशन में, इसमें यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों ने लगभग 2000 यूक्रेन सैन्य रंगरूटों को, ठीक है, रंगरूटों को 5 सप्ताह के लिए प्रशिक्षण दिया था। तो ये जो यूक्रेन की जो सेना है उनको प्रशिक्षण देने का कार्य इस संस्था के द्वारा इस ऑपरेशन के तहत किया गया था। यह पहले यूक्रेन को सैन्य सहायता और समर्थन के लिए यूनाइटेड किंगडम की 2.3 बिलियन, ठीक है, पौंड की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, आर्थिक सहायता भी दिया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा? देखिए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें देखा जाए जो है यूक्रेन और साथ ही साथ अन्य भागीदार जो देश हैं, हमने बताया 9 अन्य भागीदार देश हैं, इनके द्वारा इस ऑपरेशन को प्रारंभ किया गया था। और बेसिकली इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? मैंने बताया आर्थिक सहायता देना, सैन्य सहायता देना, लोगों को प्रशिक्षण करना यूक्रेन के। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या सहायता दी जाती है। सबसे पहले तो हथियारों से निपटने, हथियार भी नहीं यहाँ पे दिया जाता है यूक्रेन को। रेंज गतिविधि, फील्ड रणनीति, युद्ध दुर्घटना अभ्यास, सशक्त संघर्ष के नियम, प्राथमिक चिकित्सा, साइबर सुरक्षा जागरूकता के संबंध में यूक्रेनी सेना को प्रशिक्षित करना। तो ये एक तरीके से सेनाओं को प्रशिक्षित किया जाता है इस अभ्यास के तहत, इस ऑपरेशन के तहत। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ 9 अन्य देश हैं, यानी कि टोटल 9 देशों के 10 देशों के द्वारा इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। तो इस पहल में देखिए अन्य कौन कौन से देश हैं। यूनाइटेड किंगडम के अलावा कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, लिथुआनिया है और साथ ही साथ नीदरलैंड। तो इन 10 देशों के द्वारा ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स चलाया गया था। उद्देश्य क्या है? सैन्य प्रशिक्षण देना यूक्रेन की सेनाओं को, और हर पैमाने पर, जितने भी पैमाने हैं हर पैमाने पर, ठीक है। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, यूक्रेन और रशिया वार के दौरान जो भारतीय यूक्रेन में फंसे थे इस युद्ध क्षेत्र में, उनको घर वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है कि भोपाल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? जैसा कि पता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया और इसका फाइनल हो गया। फाइनल के बाद जो है इसमें पदक जो तालिका भी जारी कर दी गई है और भारत का जो इसमें स्थान रहा है वो दूसरा स्थान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंपॉर्टेंट सबसे पहले यह है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है और यहाँ पे एक अकादमी है, स्टेट शूटिंग अकादमी भोपाल, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। 20 से लेकर के 27 मार्च के बीच में किया गया। इस पूरे शूटिंग यहाँ पे जो फेडरेशन है, जो शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल, 7 पदक जीते हैं, ठीक है, इस साल। और जिसमें से एक गोल्ड है, एक रजत है, ठीक है, यानी कि गोल्ड, एक सिल्वर और 5 जो है कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। तो टोटल 7 मेडल जो है भारत ने जीता है और इस मेडल के साथ भारत का जो स्थान रहा है पदक तालिका में वो दूसरा स्थान रहा है। यहाँ पे जो भारत के शूटर है, देखिए गोल्ड मेडल किसने जीता ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो भारत के शूटर है सरबजोत सिंह, इन्होंने 10M एयर पिस्टल में जो है स्वर्ण पदक जीता और एक सिल्वर मेडल जो जीता है वो देखिए ध्यान रखिएगा मिक्स्ड टीम ने जीता है। कौन कौन थे? तो ये रिदम संगवान और वरुण तोमर, और इन्होंने 10M एयर पिस्टल मिक्स्ड में इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है। अगर हम बात करें पदक तालिका में सबसे टॉप पे कौन कंट्री रही दोस्तों, तो चीन ने टोटल जो है 12 मेडल, 12 पदक जीते, जिसमें से इसने 8 जो है स्वर्ण पदक जीता। भारत दूर दूर तक नहीं है। फिर 2 रजत इन्होंने जीता है और यहाँ पे 2 जो है ये कांस्य पदक जीता है। और इसी के साथ साथ पदक जो है पदक तालिका में दूसरे स्थान पे कौन? पहले स्थान पे चीन है। वही बात करें
तीसरे स्थान पे कौन रहा है दोस्तों? जर्मनी रहा है। इसने टोटल 3 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पहली बात तो कहाँ इसको जो है इसका आयोजन किया गया, और दूसरा भारत का स्थान क्या रहा है, टॉप पे कौन रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया नवीन जिंदल को किया गया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें नवीन जिंदल को, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ठीक है डलास है, उसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है नवीन जिंदल को। नवीन जिंदल देखा जाए इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके पहले एक अमेरिकी तुर्की जैव वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अजीज सेंकर, उनको यह सम्मान प्रदान किया गया था, और ये 1977 में इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए थे। तो ध्यान रखिएगा टेक्सास यूनिवर्सिटी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया नवीन जिंदल को। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक ने किस राज्य में क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप लोग देखिए वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए साथ ही साथ, और इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करिए और आंसर भी साथ में करिए। तो भारतीय तटरक्षक ने आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है, और ये जो कब किया गया दोस्तों? 28 से लेकर के 29 मार्च के बीच में किया गया। आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसका नाम है काकीनाड, वहां पे जो है भारतीय तटरक्षक ने क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव का संचालन किया है। इस अभ्यास को आयोजित करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? एक परिदृश्य जैसे कृत्रिम स्थिति तैयार करना और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान संचालित करने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव संगठन की कार्य पद्धतियों को उजागर करना। ठीक है, तो बेसिकली आपको उद्देश्य यही था, एक तरीके से बड़े जब क्षेत्र एक तरीके से देखा जाए बचाव कार्य संचालन के लिए खोज इन सारी जो है कार्य पद्धतियों को उजागर करने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक ने आंध्र प्रदेश के काकीनाड से क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव का संचालन किया है। ठीक है, अभ्यास का। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ध्यान रखिएगा ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, और अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो उपाध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है, ऑप्शंस आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, साथ ही साथ आंसर भी करते रहा करिए, और इसका करेक्ट आंसर है डी है अजय सिंह। ठीक है, आइए बात करते हैं, स्क्रीन पे आप इनके देख सकते हैं तस्वीर, और ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये प्रेजेंट जो है ये चेयरमैन है, और यहाँ पे इनको अभी इंटरनेशनल ध्यान रखिएगा ये जो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के प्रेसिडेंट कौन है? अजय सिंह है, और इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका? अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का बनाया गया है। ठीक है, और ये उपाध्यक्ष के पद पे तीसरे व्यक्ति होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के ये तीसरे उपाध्यक्ष बने हैं। दो कौन से दोस्तों? यूक्रेन के, ठीक है, व्लादिमीर बोडिवस, और सर्बिया के हैं अब्दुल मुतालिम, ठीक है, अपकारो, और ये तीनों ही जो है 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, 2026 में ये रिटायर होंगे इस पद से, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो आज आपको 2 चीजें मिली। आइए बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, उनके बारे में देख लेते हैं। इनका भी नाम अजय सिंह है। तो ये स्पाइस जेट के सीईओ है अजय सिंह, और इनको एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, एसोचैम का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे दोस्तों? अजय सिंह को। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुमंत सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो है एसोचैम का नया उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है किसको? तो ये सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक हैं और अध्यक्ष है संजय नायर। संजय नायर को एसोचैम का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो देखिए एसोचैम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ आपको एसोचैम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दूसरी बात करें एसोचैम के बारे में दोस्तों, तो ये एसोचैम जो है ये भारत में अग्रणी व्यापार संघों में से एक है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 1920 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके बारे में बात किया जाए तो ये एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है, और ये भारतीय व्यवसाय और उद्योगों के हितों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, वर्तमान में जो इसके महासचिव है वो दीपक सूद जो है वो इसके महासचिव हैं। ठीक है,
आइए कुछ और भी अन्य नियुक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थी। जैसे कि टाटा पावर ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रवीर सिन्हा को फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो ध्यान रखिएगा, टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी, ठीक है, जो है प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? प्रवीर सिन्हा को किया गया है। ठीक है, यहां पे हम बात करें कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2023 से कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना है दोस्तों? किसे नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति टीएस शिवगणम को जो है नियुक्त किया गया है। तो ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाया गया है कलकत्ता उच्च न्यायालय के। इन्होंने देखिए ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश किसका स्थान ले रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव का स्थान ये लेंगे। ठीक है, तो ये था कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थी और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला जो प्रश्न है वो जीआई टैग से संबंधित है कि निम्न में से किस राज्य को सुंदरजा आम के लिए जीआई टैग मिला है? तो सुंदरजा आम के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है दोस्तों? ये मिला है मध्य प्रदेश को। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने जो मध्य प्रदेश का जिला रीवा का ये आम है, ठीक है, सुंदरजा आम, और उसके साथ साथ मुरैना का जो गजक है और छत्तीसगढ़ के नागरी दोबरा चावल को जीआई टैग मिलने की जानकारी दी है। तो देखिए हमें तीन चीजें मिल रही है, पता चल रहा है। एक तो ध्यान रखिएगा मुरैना का जो गजक है और रीवा का जो सुंदरजा आम है इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का नागरी दोबरा चावल है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। रीवा की बात करें तो रीवा में 237 किस्म के आम के बगीचे हैं, इतने सारे वहां के आम के बगीचे हैं, और इसमें सबसे खास जो है वो है गोविंदगढ़ का सुंदरजा आम, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पे रत्नागिरी के हापुस और उत्तर प्रदेश के दशहरी की तरह सुंदरजा आम जो है ये रीवा जिले का स्पेशल आम है। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग ये हापुस हो गया और दशहरी आम को बहुत आप लोग पसंद करते होंगे। दशहरी आम अपने आप में ठीक है बहुत फेमस है। उसी की तरह जो रीवा का ये आम है सुंदरजा आम, ये भी स्पेशल आम है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका स्वाद जो है आम किस्मों से काफी ज्यादा बेहतर है। इस जो है आम की बात करें, आइए बात करते हैं भौगोलिक संकेतक की, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की। तो ध्यान रखिएगा भौगोलिक संकेतक जो होता है या जीआई टैग जो होता है ये उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला ये एक संकेत होता है, और जहां जिसको भी जीआई टैग मिलता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में इंडिकेट करता है कि ये वस्तु इस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, यहीं पे इसका जो है ये प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो एक तरीके से उत्पाद जो होता है उस पर एक संकेत दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होता है। ठीक है, हर जगह नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर जो है भौगोलिक स्थान पे इसका उत्पादन होता है। ये जो है जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक अधिनियम है जिसका नाम है भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसी के तहत जो है किसी उत्पाद को क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। अगर किसी वस्तु को जीआई टैग दे दिया गया तो वो देखिए उसका पंजीकरण जो होता है 10 साल के लिए वो वैलिड होता है, यानी कि 10 साल की अवधि के लिए वो वैध होता है। इसके बाद भी जो है 10 साल के बाद इसको रिन्यूअल कराया जा सकता है। ठीक है, भारत में जो पहला जीआई टैग दिया गया था वो 2004 से 5 दिया गया था। कब दिया गया था, किस चीज को दिया गया था? ये दार्जिलिंग चाय को जो है सबसे पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। आइए कुछ खबरों में रहे जीआई टैग के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा वस्तु है, कौन सा उत्पाद है जो किसी राज्य से संबंधित और हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है नवरा चावल, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ठीक है, जो कि केरल से संबंधित है, और ये अपने देखा जाए जो है एक तरीके से इसमें जो आप चिकित्सकीय गुण काफी ज्यादा मिलता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है नवरा राइस गुड फॉर पीपल विद डायबिटीज। ठीक है, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को, किसके, आरबीसी के, रेड ब्लड कार्पोसेल को, जो कि एनीमिया से लड़ने में, एनीमिया के कोर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। लाल चावल आप देख के लग जा रहा है, तो एक तरीके से हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है नागा खीर, ठीक है, जो कि नागालैंड से है, नाम से पता चल रहा है। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश की, चिन्नौर चावल बालाघाट का। ठीक है, कंधमाल हल्दी, यहाँ पे हल्दी जो है ये उड़ीसा का, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला है दोस्तों सिरांग खोंग मिर्च तामेंगलोंग संतरा, जो कि मणिपुर का है। तो ये कुछ खबरों में रहे जीआई टैग है जो अभी हाल फिलहाल में थे और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि
दूरसंचार विभाग ने हाल ही में किस शहर में दो दिवसीय पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया है? तो देखिए यहाँ पे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा। और कहां पे किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शंस आप लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, ठीक है, करते रहिए आप सब लोग। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है बी, है नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये दूरसंचार विभाग की बात करें तो इसने नई दिल्ली में पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार, ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का क्या किया है? आयोजन किया है। इसका उद्घाटन देखिए किसके द्वारा किया गया है? तो संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका क्या किया है? इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। सम्मेलन का जो आयोजन देखिए किसके द्वारा किया गया है? तो दूरसंचार मानव विकास सोसाइटी इंडिया और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स के द्वारा जो है C.DOT के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है भारत का पहला, काफी जो है टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए आप लोग मुझे माफ करिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भारत का पहला क्वांटम, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक जो है अब दिल्ली के केंद्र सरकार के जो कार्यालयों परिसर में संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्यालय के बीच में ये चालू किया गया है। तो पहला बात करें जो क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित जो संचार नेटवर्क लिंक है वो कहां पे? तो केंद्र सरकार के कार्यालय परिसर में, ध्यान रखिएगा, संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच में जो है ये कार्यालय के बीच में चालू किया गया है। क्वांटम संचार दोस्तों क्या होता है? तो संचार चैनलों को ये संदर्भित करता है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो है क्वांटम फिजिक्स के नियम का लाभ उठाते हुए क्या किया जाता है? जो डेटा होते हैं, डेटा का जो ट्रांसफर किया जाता है क्वांटम फिजिक्स से दर्ज किया जाता है और ये बहुत ही सेफ होता है, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स के नियमों का लाभ उठाता है और सिद्धांत रूप से डेटा संचारित के पारंपरिक जो तरीके हैं उनकी तुलना में ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? काफी सुरक्षित होता है, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रयोग किया गया है एक तरीके से, और एक तरीके से डेटा को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजने के लिए काफी ज्यादा ये सिक्योर माना जाता है, बहुत सेफ होता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि भारतीय मूल की महिला जो अमेरिकी राज्य, ठीक है, कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मनमीत कोलोन, ठीक है, मनमीत कोलोन। वहीं देखा जाए नितिन गडकरी के अनुसार भारत का हाईवे बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा किस वर्ष तक दोस्तों? 2024 तक। कर्नाटक में पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना है किसको दोस्तों? तो एक ट्रांसजेंडर है जिनका नाम है मंजमा जोहागी को, ठीक है। अगला है हाल ही में स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 चैंट, ठीक है, 300 चैंट टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है। किसने जीता है? ये जीता है स्वास्तिक साईराज, रेकी रेड्डी और चिराग सेठी ने। अगला है और आज का लास्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक आजाद आत्मकथा है किसकी? गुलाम नबी आजाद की, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जिन्हें अच्छा लगा वो लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ भी मैंने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान आपसे क्वेश्चन किया उसका आप लोग आंसर करें। चलिए, डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।